हाय एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का, यूनिट नंबर 4 फिजिक्स क्लास 9, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। और इसको बेटा प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस मूवमेंट भी कहते हैं और लॉज ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं। यानी यहाँ हम अगर प्रिंसिपल की जगह लॉज ऑफ मूवमेंट लिख लें तो वो भी क्या ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी रिवीजन करेंगे टार्क की। तो बेटा टार्क जो लफ्ज है इसका मतलब वही टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क, यानी जो फोर्स हम लगाते हैं। थोड़ी सी रिवीजन इसकी करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे हमारी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है, क्लॉकवाइज मूवमेंट, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है। उसके बाद हम समझेंगे अपना प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स विद एग्जांपल्स, यानी कुछ एग्जांपल्स के साथ जो कि बुक से रिलेटेड होंगी उनके साथ हम अपना ये समझेंगे प्रिंसिपल। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे टू ग्रिप ऑन कॉन्सेप्ट, या कोई क्वेश्चन जो माइंड में आएंगे या कोई कॉन्सेप्ट जो होगा उसको पकड़ने के लिए, समझने के लिए हम कोई एक दो क्या कर लेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। और लास्ट पे बेटा हमारी जो एक्सरसाइज है, एक मिनी एक्सरसाइज दी गई है आपकी बुक के अंदर, तो वो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मिनी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं हम, थोड़ी सी 2 या 3 मिनट की रिवीजन करेंगे टार्क की, ताकि आपका रिवाइज हो जाए, क्योंकि टार्क का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है, उसी की बेस पे है। तो शुरू करेंगे हम सबसे पहले रिवीजन ऑफ टार्क से। चलिए जी, तो क्या था, पढ़ा था हमने पिछले कॉन्सेप्ट में टार्क। तो टार्क क्या था, द टर्निंग इफेक्ट, यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर यहां से फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या हो रही थी, टर्न हो रही थी। ये टर्निंग इफेक्ट को हम टार्क कहते थे। इसी का नाम बेटा मूवमेंट भी है, मूवमेंट। ठीक है, इसी को हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, या इसे क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। तो क्या था हमारा टर्निंग इफेक्ट, यानी टार्क क्या थी, डेफिनेशन इसकी थी, अ फोर्स दैट causes to rotate या टर्न, टर्न या टर्न द ऑब्जेक्ट इन सर्कल। या टर्निंग इफेक्ट वही बात है बेटा, जब हम आप जब कोई फोर्स लगाते हैं जो काजिज वजह बनती है रोटेट करने की, घुमाने की, या टर्न टर्न करना के मतलब मोड़ने की, ऑब्जेक्ट किसी भी बॉडी को, किसी भी जिस्म को, इन सर्कल, सर्कल में। यानी ये देखें, अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएं तो ये देखें, ये पूरा अपना एक इस तरह से सर्कल में घूमेगा। तो ये जो इफेक्ट आया, ये जो पूरा घूमा है फोर्स का, जो इफेक्ट है, जो फोर्स की काज है, इसे हम बेटा कहते हैं टार्क। तो टार्क का हमने फार्मूला पढ़ा था, टाउ इक्वल टू एफ इंटू एल। एफ यहाँ पे था फोर्स, एल यहाँ पे था मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। अब हमारी टार्क क्या होती है। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है बेटा, ये दो बहुत ही अहम कह लें कि फिगर्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जिनकी बेस पे हम क्या पढ़ेंगे, अपना प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों हमें समझ आ गया कि टार्क क्या आती है। यानी टार्क के कंसेप्ट में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो फोर्स को ही टार्क समझने लग जाते हैं। नहीं, यानी ये जो फोर्स का इफेक्ट आ रहा है, असर आ रहा है, ये जो टर्निंग है, टर्निंग इफेक्ट, डेफिनेशन को बार बार देखें, बार बार दिमाग में रिपीट करें। जो टर्निंग इफेक्ट आता है बच्चों, उसको टार्क कहते हैं, ना कि फोर्स को। तो अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया बेटा, क्लॉकवाइज टार्क या एंटी क्लॉकवाइज टार्क। तो बेटा टार्क को मैंने अभी बताया आपको मूवमेंट भी कहते हैं। तो आपकी बुक के अंदर अगर लिखा हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, तो घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे मूवमेंट्स भी आ सकता है। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्या होती है क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसको हम देखते हैं एक एग्जांपल से। मान लें हमारे पास ये एक नट है, ठीक है बच्चों, और ये हमने डाल दिया इसके ऊपर अपना एक स्पिनर, जो इसे क्या करेगा, ओपन करेगा। अब देखें बेटा, हम लगा रहे हैं फोर्स ऐसे नीचे की तरफ, ये हमने लगा दी फोर्स। जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये इसका बनेगा यहां से फासला, एक्सिस ऑफ, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ना बेटा अंदर, तो यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो इसका फासला बनेगा यहाँ तक, ये इसका कहलाएगा एल, मोमेंट ऑफ आर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे पैदा होगी टार्क। तो वो टार्क किसके इक्वल होगी, T1 कह देते हैं हम, T1 इज इक्वल टू एफ इंटू एल। अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का क्या चक्कर है, देखो बेटा, हम जब अपने
स्पिनर के साथ किसी बोल्ट को या नट को जब ऐसे टाइट करते हैं तो हम उसे किस डायरेक्शन में घुमाते हैं, ये देखें, ये फर्ज कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, टाइट, तो हम उसको घुमाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब जिस तरह ये देखें हमारा क्लॉक की जिस तरफ नीडल, जिस तरफ क्लॉक की सुई घूमती है, ये देखें, ये हमारे पास क्लॉक मान लें यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, 6, 9, तो बेटा ये हमारी नीडल जो होती है ये ऐसे ऐसे यानी इस लूप में मूव करती है, इस लूप में, ठीक है। अब देखें हमारी फोर्स लग रही है नीचे की तरफ और हमारी जो आ रही है टर्निंग इफेक्ट यानी जो हमारी टार्क आ रही है वो भी इसी डायरेक्शन में आ रही है। ये देखें अगर हम यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से घुमाएंगे तो हमारा ये जो स्पिनर है जिसे हम चाबी या पाना कहते हैं, ये क्या करेगा, इसी तरह घूमेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है बेटा। तो ये जो टार्क पैदा होगी यहाँ पे, इसे कहते हैं हम क्लॉकवाइज टार्क। क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि जिस तरफ क्लॉक की सुई घूमती है इस तरह यही इसकी डायरेक्शन है, ये देखें यही इसकी क्या है, डायरेक्शन है। और ऐसा करने से हमारा नट क्या होता है बेटा, नट टाइट होता है या टाइटन, नट हमारा नट क्या होता है, टाइट होता है। अब बेटा इसी का जो उलट है वो होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ये देखें जैसे, अब देखें बेटा, अब हम अपनी फोर्स लगा रहे हैं उलट डायरेक्शन में। पिछली दफा हमने फोर्स लगाई थी इधर नीचे की तरफ, लेकिन अब हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा, अगर हम पहले लगा रहे थे फोर्स इस तरफ क्लॉकवाइज में, ठीक है, अब हम लगा रहे हैं इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज में, तो टर्निंग इफेक्ट कैसे आएगा, टार्क किस तरफ होगी हमारी, तो हमारा ये जो है नट किस तरफ घूमेगा, टार्क आएगी इस तरफ बेटा, ये देखो। तो ये डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी जिस तरफ हमारी ये नीडल घूम रही है बेटा इसके एंटी मुखालफ, ये देखें हमारी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसकी ये डायरेक्शन होती है, सुई इस तरह घूमती है इस तरह से, लेकिन जो ये होगा हम जब यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ये देखें इस तरह से। तो इसे हम बेटा ये जो टार्क यहाँ पे पैदा होगी उसे कह देंगे T2 इक्वल टू F2L2, L तो सेम ही है, एल की लेंथ तो नहीं ना चेंज कर रहे हैं, हमने वही चाबी रखी हुई है स्पिनर, ठीक है बेटा। तो इसे बेटा हम कह देते हैं अपना एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। जब इस तरह की टार्क पैदा होगी यानी जब नट को हम क्या करते हैं, लूज, तो आपने याद करने के लिए सिर्फ यही रखना कि जब हम नट को टाइट करते हैं तो कौन सी टार्क लगती है, क्लॉकवाइज, प्रूव हो गया यहाँ पे, ठीक है, कौन सी टार्क लगती है, क्लॉकवाइज। लेकिन जब हम अपने नट को क्या करते हैं, लूज करते हैं, खोलते हैं, तब कौन सी लगती है, एंटी क्लॉकवाइज, उलट। और जब टाइट करेंगे क्लॉकवाइज। बेटा सिंपल सा फंडा है। तो आई होप आपको क्लॉकवाइज टार्क या मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज टार्क या मूवमेंट की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की तरफ। तो बेटा क्या होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स या प्रिंसिपल ऑफ टार्क्स। तो इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल के साथ बिल्कुल कंसेप्ट अपना क्लियर करने के बाद इसको हम बेटा इसकी क्या कर लेंगे, स्टेटमेंट लिख लेंगे और स्टेटमेंट से हमें क्या आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन वगैरह क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, तो कैसे करेंगे इसको बेटा, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर बेटा ये देखें, यहाँ पे हमारे पास है एक सीसा बेटा, स्पेलिंग में भी हो सकता है गलत हो जाए, आपको सिंपल सी जुबान में बता देते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे होता है, हमारे अगर खेलने वगैरह जाए पार्क वगैरह में, तो वो जो झूला होता है जो दरमियान में ऐसे बैलेंस होता है, एक बच्चा इधर बैठता है एक बच्चा इधर, और फिर ऐसे 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 क्या करते हैं, झूले लेते हैं, उसे कहते हैं सीसा, ठीक है। अब देखें बेटा, मान लें कि ये हमारा वो झूला है गार्डन वाला या ग्राउंड वाला, इमेजिन करें उसको, अपने जहन में उसको इमेजिन करें। मान लें कि यहाँ पर आपका भाई क्या हो गया, बैठ गया, ठीक है। तो भाई बैठ गया यहाँ पे, तो भाई का लगेगा यहाँ पे वेट W1 नीचे को, ठीक है बेटा। अब बेटा एक थोड़ा सा समझ लें वेट, मान लें मैं कहता हूं कि मेरा वेट है W इक्वल है 62 kg। मान लें आप कहते हैं कि आपका वेट है 55 kg, ये T मेरा हो गया, ये A आपका हो गया। तो क्या ये स्टेटमेंट हमारी दुरुस्त है? चेक करें जरा बेटा, ये स्टेटमेंट हम डेली लाइफ में यूज तो करते हैं, कहीं पे भी जब हम अपने कोई चीज़, किसी चीज़ का भी वेट करते हैं, वजन बाहर, तो हम उसे क्या कहते हैं, केजीज में। तो बेटा ये बिल्कुल गलत है कॉन्सेप्ट। तो बेटा केजी जो यूनिट है ये मास की यूनिट है, मास की, किसकी, मास। अब मास क्या होता है, मास होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ कंटेंट, यानी कितने पार्टिकल्स एक बॉडी के अंदर, एक साइज के अंदर, एक शेप के अंदर रखे हुए हैं। बेटा अगर इसके ऊपर डिटेल बात करें तो वीडियो हमारी दूसरी साइड पे चले जाएगी, वेट और मास की तरफ, लेकिन फिलहाल समझें कि ये जो केजी होता है हमारा, ये वेट मास का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, केजी मास का यूनिट होता है, ना कि वेट का, ठीक है।
तो वेट हमारे का बेटा यूनिट होता है न्यूटन। वेट हमारी क्या आती है, एक फोर्स होती है। क्या आती है, वेट न्यूटन फोर्स। तो अगर हम कहें कि हमारा वजन क्या है, 62 न्यूटन है, 62 न्यूटन है या 52 न्यूटन है, तो ये स्टेटमेंट बेटा ट्रू है। किस तरह ट्रू है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे हमारा एफ बराबर क्या होता है, एम फोर्स, ए हमारा यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन, क्या हो गया एक्सेलरेशन, पीछे पढ़ के आए होंगे आप बेटा, ठीक है। अब देखें एफ इक्वल टू एम इंटू जी। जी हमारा क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो ग्रेविटी की वजह से हमारा बेटा एक्सेलरेशन होता है उसे जी कहते हैं, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ये देखें, अगर हम ए की जगह ये जी वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या बन रही है, फोर्स। तो यही फोर्स लग रही होती है नीचे की तरफ, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा वेट बेटा इसी के बराबर होता है, अगर आपने गौर से पढ़ा है तो वेट बराबर का फार्मूला होता है वेट एम इंटू जी, यानी इसके अंदर एम होता है मास बॉडी का और जी होती है जितना एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा होता है। तो एट द एंड हमारी फोर्स किसके इक्वल है, कहने का मतलब है हमारा जो वेट होता है वो किसके इक्वल आ जाता है, एफ जी के। ये देखें इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे सिर्फ हमने एक्सेलरेशन की जगह ये वाला एक्सेलरेशन रख दिया है, तो ये भी एक्सेलरेशन ही ना, ठीक है। तो यहाँ से ये बात हमारी प्रूव हो गई कि बेटा जो हमारा वेट, जो से हम वजन कहते हैं, वो क्या है, खिंचाव है। क्या है, सिंपल सा फंडा है कि वो क्या है, खिंचाव है नीचे की तरफ, जो हमें जमीन खींचती है उसे हम अपना वेट कहते हैं, वजन कहते हैं, बार कहते हैं, और उसका जो यूनिट होता है, यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, न्यूटन फोर्स का, ना कि केजी। तो ये फंडा बिल्कुल क्लियर करने वाला था, जो कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्या था, थोड़ा मिसअंडरस्टैंड था। तो अब हम आते हैं अपनी वापस उसी एग्जाम्पल की तरफ, ये हम कर लेते हैं सारा रेस। चलो बच्चों, तो ये हमारे बैठे हुए हैं भैया जी या बहना जी, तो इनका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, मान लो 10 न्यूटन। कितना लग रहा है नीचे की तरफ वेट, 10 न्यूटन। तो बेटा न्यूटन 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, वेट का मतलब फोर्स, वेट का मतलब फोर्स, वेट का मतलब खिंचाव, फोर्स खिंचाव, पुल, तो पुल क्या थी, फोर्स, बात की थी ना स्टार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर लग रहा है फोर्स, और यहाँ पे हम मान लें कि हमारी इस जगह से यहाँ पे जो ये इसका क्या है, ये पॉइंट जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, या इसको पॉइंट रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। देखो ना, जिसके इर्द गिर्द ये क्या करेगा, घूमेगा ऐसे। मान लें कि हमारा ये झूला है, ये इसके अंदर नट लगा हुआ है, तो ये हमारा एक इसके अंदर नट लगा हुआ है, ये वाला, ये समझ लें चाहे, ये हमारा मार्कर, ये क्या नट, तो इसके बेटा इर्द गिर्द ही तो ये ऐसे घूमता है, तो ये इसका क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ये नहीं होगा, इसमें से पास करती हुई इमेजिनरी लाइन होगी, लेकिन आप इसी को कंसीडर कर सकते हैं। तो मान लें यहां से इसका यहां तक, यहां पे ये बैठा है, बिल्कुल एंड पे बैठा है, यहां तक इसकी लेंथ है हमारे सीसा की इस साइड की 2 मीटर। तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे टॉर्क लगेगी, क्या लगेगी, टॉर्क, क्योंकि फोर्स भी लग रही है और कुछ फासले पे लग रही है, हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ फासले पे लग रही है। यही कंडीशन पड़ी थी पिछली वीडियो के अंदर। तो बेटा पिछली वीडियो पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे, तो आपको ये वाले कंसेप्ट समझ आने वाले हैं। मैं पिछली वीडियो का लिंक दे दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में, आपने एक दफ़ा उससे गो थ्रू लाजमी होना है, और नोट्स लाजमी बनाने हैं। हर पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, हर पॉइंट को कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और उसको साथ साथ क्या करिए, कॉपी पे उतार लीजिए। चलिए जी, तो यहाँ पे लगेगी फोर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा टॉर्क, ये ऐसे घूम जाएगा। यहाँ पे बैठा दिया ना हमने भाई को, तो ये झूला हमारा ऐसे घूम जाएगा, ऐसे, यहाँ से खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बैठा, यहाँ पे घूम जाएगा, ठीक है। तो ये देखें इधर की तरफ, इस तरफ, तो ये हमने इस तरफ ही घुमा दिया इसको। अब यहाँ पे टार्क कितनी लगी, तो बेटा लगाओ फार्मूला, फर्ज किया, यहाँ पे हमने समझ लिया कि T1 टार्क लग रही है, तो ये क्या हो गई हमारी F1 इंटू एल, टा1 इक्वल टू F1 की वैल्यू बेटा 10 न्यूटन, इसको F1 के इक्वल कर लें, लेट F2 के कर लें, F1 के कर लें बेटा, नो प्रॉब्लम, जस्ट टेक इट इजी। तो आगे क्या होगा, हमारी टार्क की वैल्यू 2 मीटर, तो हमारी टार्क T1 किसके इक्वल आ जाएगी, 20 न्यूटन मीटर। तो बेटा यहां तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये टार्क, अब टार्क की डायरेक्शन भी तो यहाँ पे मेंशन कर लें, किस तरफ है, घड़ी को देखें अपनी को, सुई 12 3 6 9, तो सुई इस तरफ घूमती है, तो ये भी तो इस तरफ घूम रही है, मतलब इस तरफ हमारी सुई घूमती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारा 12 से ये 3 पे आई, 3 से 6,
या उल्टी जाती है 6 से 3, 3 से 12, 6 से 3, 3 से 12? नहीं बेटा, तो सीधी आती है 12 से 6, 12 से 3, 3 से 6। तो हमारी इसकी फिर डायरेक्शन भी क्या होगी? क्लॉकवाइज। टार्क प्रोड्यूस्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं इसका ऑपोजिट केस। ऑपोजिट कैसे केस देखेंगे अभी बताता हूं आपको। देखो बच्चों, झूला हमारा हो गया खाली, हमने इस तरफ से अपनी जो भाई था उसको उतार दिया। अब हमने उसको कहा कि भाई आप बैठिए इधर, हमारे भैया किधर बैठ गए? इधर। तो नीचे की तरफ वेट वही लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा? वेट W इक्वल टू 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। और यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका फासला भी क्या होगा? 2 मीटर। तो अब देखें बेटा, यहाँ पे भी क्या टार्क पैदा होगी? देखिए जरा, बिल्कुल होगी। यहाँ पे फोर्स लग रही है, तो झूला, अब बच्चा इधर बैठ गया हमारा, तो यहाँ से ये इस तरफ ऐसे नहीं जाएगा, तो टार्क किस तरफ लगी? ऐसे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो बेटा यहाँ पे हमारी क्या लगेगी? टॉर्क लगेगी, टर्निंग इफेक्ट आएगा, मूवमेंट आएगा, जो मर्जी बोलें इसको। ठीक है, तो क्या आएगा? मूवमेंट आएगा। ठीक है, हमारा क्या आएगा? यहाँ पे मूवमेंट आएगा, टार्क। तो अगर इस टार्क की बेटा वैल्यू हम यहाँ पे निकालें या लिखें, तो हम लिख लेंगे टार2 इक्वल टू W2। यहाँ पे भी W1 कर सकते हैं क्योंकि वेट कंसीडर कर रहे हैं ना हम। तो वेट लिखो बेटा, फोर्स लिखो, बात एक ही है। फिर फोर्स और वेट और फोर्स एक ही चिड़िया के दो नाम है। जिस तरह से हमारा टार्क, मूवमेंट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स या मूवमेंट ऑफ अ फोर्स भी एक ही चिड़िया के नाम है, जिससे कि फोर्स लगाने पे टर्निंग पैदा होगी। फोर्स लगाने पे क्या पैदा होगी? टर्निंग पैदा होगी। अब देखें बेटा, ये तो हमारी आ गई वेट इंटू एल। तो T2 इक्वल टू फोर्स कितनी लग रही है? 10 न्यूटन, मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है, मूवमेंट आर्म कितना है हमारा? 2 मीटर। तो हमारी T2 क्या आ जाएगी? 20 न्यूटन मीटर। हाँ, अभी कंप्लीट नहीं हुई। डायरेक्शन भी तो बताओ ना भैया। क्या ये क्लॉकवाइज है? नहीं, ऐसे तो नहीं है। तो फिर क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है? बिल्कुल है। ये कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी डायरेक्शन बेटा क्या होगी? तो ये किस तरफ टार्क लगेगी? अलोंग। अलोंग का मतलब है की तरफ, अलोंग एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या बेटा यहाँ पे एंटी को उठा के काउंटर क्लॉकवाइज भी लिखा होता है, तो आपने घबराना नहीं, सिर्फ लफ्जों का हेर फेर है, कॉन्सेप्ट सेम, एकदम सेम। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज की जगह काउंटर क्लॉकवाइज भी लिखा होता है, COUNTER, काउंटर क्लॉकवाइज। अब बेटा देखो, इन डायरेक्शंस को तो अब हमने समझ आ गया हमारा। क्या किया हमने? वो ही अपना जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, वही हमने अभी तक इस एग्जांपल पे अपनी पे क्या किया? अप्लाई किया है। वही अपना कॉन्सेप्ट क्या किया है हमने बेटा अभी तक? अप्लाई किया है। बेशक आप एक दफा देख सकते हैं, एक दफा हमने बेबी को इधर बैठाया तो ये टार्क आ गई हमारी किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक दफा हमने बेबी को इधर बैठाया, जब इधर बैठाया तो इधर कोई भी नहीं बैठा, जब इधर बैठाया तो इधर कोई भी नहीं बैठा, जब इधर बैठाया तो इधर भी कोई नहीं बैठा। तो ये ले लिया हमने एंटी क्लॉकवाइज। अब बेटा सेम हमने इसी वेट का बेटा बच्चा लाकर बैठा दिया इधर। क्या वेट है उसका भी? W1 इक्वल टू 10 न्यूटन नीचे की तरफ। और हमारी यहाँ पे भी लेंथ क्या है? 2 मीटर। कितनी लेंथ है? 2 मीटर। तो बेटा अब है आप लोगों का इम्तिहान। हाँ बोलिए, ये हमारा जो है झूला किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, यहाँ रुका रहेगा? बोलिए बोलिए, सोचिए, गौरव फिक्र का टाइम है, सोचिए सोचिए जरा। तो बेटा यहाँ पे फैसला करेगी इनकी टार्क, इनका टर्निंग इफेक्ट, किस तरफ इनका टर्निंग इफेक्ट ज्यादा है। अब देखें, इस तरफ टर्निंग इफेक्ट कितना है? T1 20 न्यूटन, इस तरफ जो हमने पहले फाइंड किया था। और इसकी डायरेक्शन क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, सॉरी सॉरी सॉरी। इसकी डायरेक्शन क्या है? जिस तरफ घड़ी की नीडल होती है, क्लॉकवाइज। अब यहाँ इसकी भी हमने टॉर्क फाइंड की। इसकी टॉर्क क्या है? T2 बराबर 20 न्यूटन मीटर। और इसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। इसकी डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे वेट लग रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पे वेट लग रहा है नीचे की तरफ। अब देखो बेटा, इनकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट है एक दूसरे के, डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं हो गई? ये क्लॉकवाइज 12 से 3, 3 से 6। अब उलट जाओगे तो 6 से 3, 3 से 12, तो उलट नहीं होगी। तो ये हमारा जा रहा है उलट। कैसे जा रहा है? ये देखो 12, अगर क्लॉक बना लें 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3। और ये कैसे जा रहा है? इस तरफ से जा रहा है, इस तरफ है ना मुंह, तो आगे की तरफ जा रहा है। 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से वापस 12, और इसी तरह रिपीट होते जाएगा। लेकिन ये कैसे जा रहा है? 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3।
तो ये क्या आ गया एंटी क्लॉकवाइज। अब बेटा इनकी डायरेक्शंस जो हैं वो उलट हैं। अब हमने निकालनी है नेट टॉर्क। जिस तरह हम फोर्स निकालते थे अपनी, मान लें कि ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसके ऊपर फर्ज कर लें 5 न्यूटन फोर्स इस तरफ लग रही है, 5 न्यूटन इस तरफ लग रही है, तो नेट फोर्स क्या होती थी, एफ नेट क्या होती थी, 0। किस तरह से, यानी F1 प्लस F2 इक्वल टू 5 न्यूटन। अब ये देखें, एक हमने डायरेक्शन इस तरफ ली तो ये प्लस का लेना है, और दूसरा इसकी उलट है, ऑपोजिट है तो उसको ले लेना है नेगेटिव। 5 न्यूटन से 5 न्यूटन मार गया तो जवाब क्या लेना था, 0 न्यूटन। सेम यही फंडा यहां पे लगेगा बेटा। तो ये समझ आ गया। तो सेम यही फंडा बेटा यहां पे लगना है। हमारी नेट टॉर्क जो आएगी, नेट टॉर्क आएगा वो आएगा इक्वल टू टा1 प्लस टा2। टा1 की वैल्यू क्या है, 20 न्यूटन मीटर, प्लस टा2 की वैल्यू क्या है, फिर से 20 न्यूटन मीटर। लेकिन यहां पे लगेगा माइनस। माइनस क्यों लगेगा, डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। तो जब भी बेटा किसी दो फोर्सेस की डायरेक्शन, मान लें एक फोर्स ये है, एक फोर्स है, मान लें कि उतनी ही फोर्स से एक बंदा है, उतनी ही फोर्स से मुझे इधर इस तरफ खींच रहा है, उतनी ही फोर्स से इस तरफ खींच रहा है, तो मैं किस तरफ जाऊंगा, इस तरफ या इस तरफ, यानी फोर्स तो लग रही है बराबर, इस तरफ भी इस तरफ भी, तो मैं अपनी पोजीशन पे वहीं रहूंगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह टॉर्क का भी बेटा है, यानी उतनी ताकत एक बंदा लगा रहा है इस झूले को इस तरफ घुमाने के लिए, उतनी ही लगा रहा है दूसरा नीचे की तरफ घुमाने के लिए, तो झूला कहीं भी नहीं जाएगा, झूला वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहां पे हम एक के साथ भी माइनस लगा देते हैं। आप चाहे इसको छोड़ के इसके साथ लगा दें तो माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, प्लस खत्म, ये माइनस प्लस कैंसल। तो नेट टॉर्क बेटा हमारी क्या आ जानी थी, नेट टॉर्क आ जानी थी 0। नेट टॉर्क क्या आ जानी थी, 0। नेट टॉर्क क्या आ जानी थी, 0। तो बेटा यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। यानी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या बताता है बेटा, कि जो हमारी बॉडी है वो एक्ब्रिलियम स्टेट में होगी, यानी रोटेशनल एक्ब्रिलियम में होगी। यहां पे मैं आपको 1 मिनट लिख के दिखा देता हूं। तो आई होप ये आपका सारा क्लियर हो गया होगा। इसको मैं कर देता हूं साफ, और फिर आगे बात करते हैं अब मूवमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है, प्रिंसिपल मूवमेंट बात करता है रोटेशनल एक्ब्रिलियम की, रोटेशनल एक्ब्रिलियम की, एक्ब्रिलियम। तो बेटा एक्ब्रिलियम क्या होता है, एक्ब्रिलियम वो स्टेट होती है जहां पे कोई भी किसी भी किस्म की जो इन्फ्लुएंस, यानी चाहे वो फोर्स समझ लें आप, चाहे टॉर्क समझ लें, लग रही हो, उनका नेट क्या हो, 0। तो मान लें ये हमारी वही बॉक्स है M, इसके ऊपर 50 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है, 50 न्यूटन इधर लग रही है, और 50 न्यूटन इधर लग रही है, और 50 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रही है। अब ये बॉक्स ना तो इधर जाएगा क्योंकि इसका जो इफेक्ट है इससे कैंसिल हो जाएगा, और ना नीचे जाएगा क्योंकि इसका इफेक्ट ऊपर वाले से कैंसिल। तो बेटा इसे कहते हैं स्टैटिक एक्ब्रिलियम, EQULA। तो स्टैटिक एक्ब्रिलियम का मतलब कि ये मास के ऊपर एफ नेट जो है 0 है। एफ नेट क्या है, 0। यानी इन चारों फोर्सेस को F1 प्लस F2 F प्लस 3 F प्लस 4 करेंगे तो 0 आएगा। तो मतलब बॉडी पे ऊपर इन फोर्सेस का कोई भी असर नहीं आएगा। इसी तरह बेटा जो हमारी रोटेशनल एक्ब्रिलियम है वो बताती है कि हमारी जो नेट टॉर्क है, हमारी नेट टॉर्क है TN इक्वल टू 0 होगी। TN इक्वल टू टॉर्क नेट इक्वल टू 0 होगी। कैसे 0 होगी, ये सारा प्रूव कर दिया। और कब होगी, जब फोर्सेस क्या होंगी, टॉर्क आपस में क्या होंगी, इक्वल लगेंगी। यानी ये हमारा झूला मान लें, इसके ऊपर टॉर्क लग रही है इस तरफ टाउ1, इस तरफ लग रही है टाउ2। तो ये एक तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक बात, और दूसरी बात ये दोनों टॉर्क क्या है, सेम है, तो इनके ऊपर नेट टॉर्क क्या लगेगी, 0 लगेगी। और ये नेट टॉर्क 0 लगने के लिए क्या कंडीशन है, कि हमारी जो इसके लिए कंडीशन ये है कि जो बेटा जो हमारी क्लॉक वाइज मूवमेंट होगी वो मैग्नीट्यूड के मतलब ताकत में इक्वल हो जाएगी एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट के। यहां पे मूवमेंट पूरा लिख लेना है। यानी क्या मतलब है इसका, कि टाउ1 जो कि लग रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इक्वल हो जाएगी टाउ2 के। अब ये देखें, इसको इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, टाउ1 माइनस टाउ2 इक्वल टू 0। और यही बताता है कि हमारा टाउ नेट क्या आ जाएगा, 0। तो यही है हमारा बेटा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। अब हम
अभी तक तो हमने इसका समझा सिर्फ कॉन्सेप्ट, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो आपको मजीद क्लियरेंस आ जाएगी। यानी जब भी मान लें आप दो बच्चे बैठा देंगे जिन जो इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे, फोर्स छोड़ें, फोर्स कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, ये फोर्स अगर यहाँ पे हम 50 न्यूटन भी कर दें तब भी ये दोनों बैलेंस हो सकते हैं। किस तरह होंगे नेक्स्ट एग्जांपल में हम करेंगे इसको डिस्कस। फिलहाल आप यही समझिए कि फोर्स चाहे जितनी मर्जी लगे, टार्क सेम होनी चाहिए। टार्क यहाँ की T1 और यहाँ की T2 ऑलवेज हमेशा सेम होनी चाहिए। यही बताता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो बॉडी क्या कहलाएगी, रोटेशनल एक्विलिब्रियम में कहलाएगी। तो क्या बताता है, रोटेशनल एक्विलिब्रियम को बताता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बेटा, ठीक है। यानी यहाँ इसको बैलेंस्ड एक्विलिब्रियम भी कहते हैं, यानी बॉडी जो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो मजीद आपको समझ आएगी इसकी डेफिनेशन से। आगे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और उससे आगे एक दो एग्जांपल्स और करेंगे, तो आपका इंशाल्लाह ये पूरा कंसेप्ट धुआं धुआं हो जाएगा, एकदम इजी, ठीक है। तो बच्चों ये हमने लिखी हुई है डेफिनेशन, दो डेफिनेशन लिखी है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की। पहली जो आपके अकॉर्डिंग टू कोर्स, अकॉर्डिंग टू बुक है, और जो हमारी दूसरी है वो ज़रा कंसेप्चुअल है, यानी जो बच्चा कॉन्सेप्ट समझ जाएगा उसको ये हमारी डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी और उसको रटना नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आसानी से वो उसके दिमाग में क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी, बैठ जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, अ बॉडी इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब हिलेगी नहीं, ना इधर ना इधर। क्यों नहीं हिलेगी, क्योंकि टार्क T1 और टार्क T2 दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, बैलेंस्ड हैं और ऑपोजिट हैं, यानी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। देखते हैं डिटेल में। बैलेंस इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, देखें बेटा क्लॉकवाइज मूवमेंट में ये देखें जितनी भी टॉर्क्स लग रही होंगी, फर्ज किया यहाँ तो हमने सिर्फ एक T1 मानी है, यहाँ पे हमने सिर्फ एक T1 मानी थी पिछली एग्जांपल में। फर्ज कर लें कि हमारे पास यही वो रॉड है, इसके ऊपर बेशक जितनी मर्जी लगे सम, चाहे टा1 टा2, ठीक है, टा3, जितनी मर्जी लगे, लेकिन लगेंगे किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। देखें इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, ज्यादा मूवमेंट्स है यानी ज्यादा टॉर्क्स है, एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी यहाँ पे जो बॉडी है, जहाँ पे ये जो मैस रखा है जो इस पे एक्ट कर रही है, इज इक्वल टू, किसके इक्वल होंगी, टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। यानी यहाँ पे भी जो एंटी क्लॉकवाइज लग रही हैं मूवमेंट्स, क्या बेटा, जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स लग रही हैं उनके इक्वल, इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन इट। यानी इस पूरे को, फिर हम पूरे को बेटा क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट मानेंगे। इसके अंदर ये बच्चा अकेला ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे हमने वो एग्जांपल समझी अपनी स्पाइनर वाली रॉड वाली, उसको आगे मजीद डिटेल में करेंगे डिस्कस। जैसे उसके अंदर बेटा जो टाइट करने के लिए टॉर्क लग रही थी, टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज में, और जो लूज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज में लग रही थी, उनका सम जीरो था। और उनके अंदर वो जो ऑब्जेक्ट था, वो जो सिस्टम था जिसके ऊपर हम नेट टार्क, हमें ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बता रहा था, वो नट था। यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट क्या है, ये पूरा शीशा जो झूला है यही है। और यहाँ पे फर्ज किया, यहाँ पे T1 T2 T3, यहाँ पे T4 T5 T6, तो ये फोर्सेस, ये टॉर्क और ये टॉर्क आपस में क्या होंगी, इक्वल। इक्वल तो होंगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो ये कैंसिल होंगे, नेट टॉर्क हमें क्या दे देंगी, जीरो दे देंगी। जिस तरह से हमने पिछले एग्जांपल में समझा था, ये 20 न्यूटन प्लस ये देखें टा1 हमारा किसके इक्वल है, टा2 के। यानी जितनी पहली डेफिनेशन के मुताबिक बेटा जितनी मूवमेंट्स कहते हैं टॉर्क को, जितनी टॉ लग रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितनी लग रही है, फिलहाल हमारे पास एक ही लग रही है 20 न्यूटन मीटर की, ठीक है, इक्वल टू, और इक्वल टू वो भी कह रहा है इक्वल होगी टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यानी जितनी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में लग रही हैं, ये देखें ये, तो ये देखें ये एंटी क्लॉकवाइज में लग रही है, यानी 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, और ये लग रही है क्लॉकवाइज में 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9। तो यहाँ ये दोनों क्या होंगी, जब इक्वल होंगी तो बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, बैलेंस हो जाएगी। ये बता रहा है हमें हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। क्या बता रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। अब ये देखें यहाँ से एक स्टेप आपने आगे हो जाना है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, तो हमारी एफ नेट इक्वल आ जाएगी जीरो। किस तरह आ जाएगी, ये देखें T1 माइनस T2 इक्वल टू जीरो। यानी ये इधर क्या हो रहा है, माइनस, इधर आके हो जाएगा जमा, ये इधर जमा हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। जब इधर जाके माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करें 20 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन,
इक्वल टू 0। तो एफ नॉट टार्क क्या आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपनी स्टेटमेंट 2, लेकिन उससे पहले हम अपनी स्टेटमेंट 1 को कर लेते हैं रेज, ताकि अच्छे तरीके से, या चलो यहीं पे कर लेते हैं ताकि आपको कंपैरिजन में। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट स्टेट दैट, यानी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बताता है या कहता है कि दैट के एन ऑब्जेक्ट टू बी रोटेशनल एक्विलिब्रियम। तो बेटा एक्विलिब्रियम का मतलब फिर वही एक्विलिब्रियम, और यहाँ पे जो वर्ड बैलेंस यूज हो रहा है सेम मतलब है। एक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी अपनी उस हालत में, उस स्टेट में चली गई, उस हालत में चली गई कि हिलेगी नहीं, बिल्कुल जहां पे रुकी है वहां की रुकी रहेगी। और बैलेंस का मतलब यही है कि इधर से भी बैलेंस है, इधर से भी बैलेंस, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। ठीक है, टू बी रोटेशनल एक्विलिब्रियम, तो रोटेशनल एक्विलिब्रियम में रहेगी बेटा कब, व्हेन द नेट टॉर्क इक्वल टू 0। ये देखें, हमने ये भी प्रूव कर दिया, जब नेट टॉर्क 0 लगेगी हमारी बॉडी पे, हमारे ऑब्जेक्ट पे, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ओबे करेगा, फॉलो करेगा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को। किसको, और किसमें होगा, रोटेशनल एक्विलिब्रियम होगा। तो ये बेटा एमसीक्यू के लिहाज से बहुत अहम है अगर एग्जामिनर आपके साथ, तो आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। अब देखें, रोटेशनल एक्विलिब्रियम का मतलब नेट टॉर्क 0, तो वो आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछ सकता है कि जब बॉडी रोटेशनल एक्विलिब्रियम पे होगी, रोटेशनल एक्विलिब्रियम का मतलब टाउ 1 सिंपल बेटा इक्वल टू टाउ 2, प्रूफ देख लिया हमने। या जब जब बॉडी बैलेंस्ड होगी, रोटेशनल एक्विलिब्रियम, रोटेशन का मतलब है यानी जब घूमने वाली मोशन हो रही है तब हम बात कर रहे हैं, तब हमारी नेट टार्क क्या आ गई, तो नेट टार्क 0 होगी इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, ये भी हमारे से एमसीक्यूज में पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है कि रोटेशनल एक्विलिब्रियम के अंदर क्या हमारी T1 T2 के इक्वल होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। कैसे इक्वल होगी, क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारी जितनी भी सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स किसके इक्वल होगा, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के मैग्नीट्यूड, ताकत के हिसाब से। ये देखें, इसके अंदर जो मैग्नीट्यूड है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड है, वो इक्वल है, बेशक डायरेक्शन सेम ही है। अगर डायरेक्शन का पूछेगा तो डायरेक्शन क्या होंगी, अलग। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स बेटा। अब हम इसकी करेंगे कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हमारा एग्जांपल नंबर 1 है कि हमें एक बैलेंस्ड मीटर रोड दिया गया है, बैलेंस्ड मीटर रॉड, यानी वही झूले वाला हिसाब है, झूला दिया गया, लेकिन अब उस तरफ उन्होंने एक वेट डाल दिया W2। वो कितना है हमारे पास, W2 है हमारे पास बेटा 10 न्यूटन। ठीक है, और W2 क्या, 10 न्यूटन फोर्स है हमारी। ये यहाँ पे क्या लग रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो लग भी हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस, 40 सेंटीमीटर पे लग रही है। तो L2 को कह लेते हैं हम 40 सेंटीमीटर। और इसको बेटा कन्वर्ट करना है आपने मीटर्स में। तो मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमारे पास देखें 1 मीटर के अंदर कितने हमारे सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम इसका उलट करें कि हमें 1 सेंटीमीटर के अंदर, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर्स हैं, तो ये 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/100 मीटर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि अगर हम मीटर अपना, जो हमारा ये इतना बड़ा मीटर रॉड होता है, उसको डिवाइड करें 100 पार्ट्स में, 100 हिस्सों में, तब जाके जो उसका 1/100वां हिस्सा होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अब हमारे पास यहाँ पे बेटा कितने हैं, 40, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 40। आपने जब भी कन्वर्जन करनी है यहाँ से चलना है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 ले आना है, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर में देखने कितने मीटर्स हैं। ठीक है, तो ये 100 इधर आगे, इधर डिवाइड हो गया, आगे सिंपल सी हमने ये वैल्यू रख देनी है इधर। अगर हम बेटा यहाँ पे 40 से ज़रब देंगे, 1 मीटर है, इस तरह भी 40 से ज़रब देंगे तो 40 सेंटीमीटर, इस तरह भी 40 से ज़रब देंगे तो 40/100 मीटर। तो ये हमारा आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं अगर आपको नज़र आ जाए तो 0.40 मीटर। तो इसको या सीधा आपने इसको क्या कर देना है, 100 से डिवाइड कर देना, जो भी वैल्यू आपको दी गई होगी सेंटीमीटर में, तो उसको 100 से आप डिवाइड करेंगे। पीछे इसके लॉजिक ये है, तो आपके पास आएगा 0.40 मीटर। ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। अब देखें बेटा, तो अब यहाँ पे एक और वेट हमने टांगा हुआ है, एक और वेट लटकाया है, वो कितनी लेंथ पे है, L1 कितनी है उसकी, 25 सेंटीमीटर। अगर हम इसको भी 25 को 100 से कर दें डिवाइड मीटर में लेके जाने के लिए, तो हमारे पास 0.25 मीटर आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब बेटा वो कह रहा है कि W1 की वैल्यू फाइंड करें, यानी W1 यहाँ पे वेट, बेटा इसको आप F2 भी कह सकते हैं, फोर्स F1 भी। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमारा वेट फोर्स ही है, उन्होंने न्यूटन फोर्स
आपकी बुक के अंदर भी न्यूटन लगा दिया उसके अंदर, ठीक है, आपकी बुक के अंदर भी उन्होंने न्यूटन का यूनिट लगा दिया। तो अब बेटा इसकी वैल्यू हमने करनी है फाइंड, और इसके ऊपर हम अपना अप्लाई करेंगे मूवमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो पहले आप करिए खुद से ट्राई, किस तरह से होगा ये बेटा। कुछ भी नहीं करना, हिंट आपके पास ये है कि इधर की टार्क निकालिए पहले आप, फर्ज कर लें वो T1 आ जाएगी, इधर की निकालिए T2 आ जाएगी, और इनको इक्वल कर देना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स T1 इक्वल हो जाएगी T2 के, यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इक्वल हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो करिए 1 2 3 गो। तो आई होप बेटा आपने ट्राई किया होगा। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, अपना लिख के बाय अप्लाइंग, आपने यहाँ पे बेटा लिख लेना बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की क्या डेफिनेशन है, क्या बताता है हमें, सीधा सीधा वो हमें बताता है कि क्लॉक वाइज मूवमेंट, आपने पूरे लिख लेना है, क्लॉक वाइज मूवमेंट इक्वल होगा एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क, टॉर्क के। तो बेटा यहाँ पे भी आप टॉर्क लिख सकते हैं, मूवमेंट और टॉर्क का एक ही मतलब है, ठीक है, वो नहीं होना, परेशान नहीं होना। तो यहाँ से हम देखें, अगर अपने T1 फाइंड करें तो T1 हमारी बेटा आ जाएगी F1 या W1 इंटू L1। तो यहाँ पे बिल्कुल हम T1 की जगह रख सकते हैं अपना W1 इक्वल टू, सॉरी हाँ W1, यहाँ पे हमने लिख लेना टा1 इक्वल टू टा2, W1 इंटू L1। और यहाँ पे अब दूसरी साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे हम रखेंगे अपनी वैल्यू, W2 की वैल्यू क्या है 10 न्यूटन मल्टीप्लाई, और कितनी है 0.40 मीटर हमारी क्या है वो आ जाएगी, क्या से कहते हैं मूवमेंट ऑफ आर्म। अब देखें बेटा यहाँ पे हमारे पास L1 की वैल्यू भी है, यहाँ पे एक दफ़ा आप ऐसे ही लिख लें W2 इंटू L2। तो यहाँ से हमने फाइंड करनी है W1 की वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपने ऊपर से ये इतना कर लिया तो मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। अब देखो बेटा टा1 तो आ गया हमारा यही ना, तो टा2 इधर क्या लग रहा था T2, टा2 इक्वल टू W2 L2। अब ये देखें अगर ये दोनों इक्वल हैं तो टाउ वन हमारा इक्वल होगा टा2 तो W1 इंटू L1, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब हमने वैल्यू किसकी वन करनी है W1 की बेटा, तो W1 इक्वल टू W2 बटे L1। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, क्या है वैल्यू बेटा इसकी, हमारे पास W2 कितना है 10 न्यूटन मल्टीप्लाई 0.4 मीटर डिवाइडेड बाय 0.25 मीटर। ये देखें बेटा मीटर से मीटर कैंसल, और इसको आप जब ज़रब देंगे तो हमारे पास न्यूटन के अंदर कोई वैल्यू आएगी, न्यूटन के अंदर आंसर आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और इसके साथ आपने डिवाइड कर देना है, और वो आंसर अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने लिखना है। लेकिन रुकिए बेटा, अभी रुकिए। अब ये क्वेश्चन हमें ये चीज़ भी कन्वे कर रहा है, ये चीज़ भी बता रहा है हमें कि टा1 टा2 के इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि क्लॉकवाइज टार्क जितना वो ऐसे क्लॉकवाइज में टार्क हुई, टर्निंग इफेक्ट आया, इक्वल होना चाहिए किसके, एंटी क्लॉकवाइज टार्क जितना आया उसके इक्वल होना चाहिए। तो उसका मतलब T1 T2 चाहे यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकते थे, उन सबका सम इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो नेट टार्क क्या आ जाएगी 0। तो ये इक्वल होना चाहिए यहाँ पे, ना कि हमारी फोर्स। अब ये देखें अगर आपने ये वैल्यू यहाँ पे निकाली होगी तो ये वैल्यू आती है 16 न्यूटन। तो अगर आपने यहाँ पे बेटा ये कर लिया, अब ये देखें हमारे पास वैल्यू कितनी है यहाँ पे 16 न्यूटन इंटू 0.5 मीटर इक्वल टू यहाँ पे कितनी थी 10 न्यूटन इंटू 0.4 मीटर। अब देखें बेटा ये हमारी वैल्यू है फोर्स की F1 की, ये L1 की ज़रब ये F2 की, ये ज़रब L2 की। अब देखें बेटा हमारी जो 10 न्यूटन वैल्यू है F2 की वैल्यू छोटी है, F2 की वैल्यू छोटी है F1 से। तो बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालना है, आप पेशेंस रखिए, बस समझते जाइए, आपको समझ आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो होगा बेटा ये वाला
F2 की वैल्यू क्या है, बिल्कुल बड़ी है, F1 की बड़ी है, सॉरी F1 ये था, हाँ F1 की वैल्यू क्या है, बड़ी है F2 से, यानी F1 कितनी है हमारे पास 16 न्यूटन, बड़ी F ग्रेटर है F2 से। लेकिन अब जो हमारा मूवमेंट आर्म होगा वो उलट होगा, देख लें, जो हमारा L2 होगा वो बड़ा होगा, L1 होगा छोटा, यानी इधर L1 कितना है, ये देखें 0.25 मीटर, और इधर कौन सा 0.40 मीटर, तो ये बड़ा है, तो ये क्या है, उलट है। तो कहने का मकसद ये है बेटा, वही हमारी दरवाजे वाली मिसाल की, अगर हम अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से करीब से फोर्स लगाएंगे तो टार्क कम पैदा होगा, या टार्क पैदा करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगी। यानी ये देखें, यहाँ पे हमने डिस्टेंस कम रखा, हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी, कितनी फोर्स लगानी पड़ी, 0.16 न्यूटन, 16 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ी, क्या करने के लिए, दरवाजे को बंद करने के लिए। यानी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ी, जब हमारा क्या था, L1 क्या था, कम था। यानी जब हमने अपना जो यहाँ पे होता है हैंडल, उसको छोड़ के पीछे से, इस यहाँ से दरवाज़ा जहाँ पे हिंच हुआ है, जहाँ पे दरवाज़ा का कब्जा लगा हुआ है, उसके करीब से जब बंद किया तो फोर्स क्या लगेगी, ज़्यादा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे हैंडल के पास जाके करेंगे बंद इसको, तो फोर्स हमारी कम लगेगी। ये देखें, फोर्स हमने बढ़ा दी तो हमारी क्या लगेगी, कम लगेगी। फोर्स कम लगेगी जब हम मूवमेंट ऑफ आर्म बढ़ा देंगे। तो आई होप ये एग्जांपल भी आपको समझ आई होगी। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, इसी का सिर्फ मिनी एक्सरसाइज करनी है बेटा, ठीक है। तो बेटा अब हम मिनी एक्सरसाइज अपनी सॉल्व करने जा रहे हैं, हमारे पेज नंबर है 92 पे, ठीक है। तो क्या लिखा है, अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन कैन लूजन अ नेट, ठीक है, यानी हमारे पास एक नट है बेटा, तो इसको लूज करने के लिए ये हमने डाल दिया स्पिनर, ये हमने क्या डाल दिया, इसको स्पिनर। अब इसको लूज करना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लगेगी, टाउ लगेगी, टार्क। तो वो बेटा कह रहा है कि हमें टार्क का तो पता नहीं, हाँ टार्क आप मालूम कर दीजिए, जो हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में वो है 150 न्यूटन, और यहाँ से यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके गिर्द घूम रहा होगा ना स्पिनर, उसको लूज इस तरह, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका जो डिस्टेंस है ये वाला, यहाँ तक, यहाँ तक, ये हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो टार्क फाइंड करनी है बेटा, टार्क। तो बेटा सिंपल सी बात है, टार्क का फार्मूला हमें पता है, वो लगा देंगे, लेकिन वो लगाने से पहले इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना है। अभी बताया है चंद सेकंड पहले के इसको मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, तो खुद से करिए पॉज करके, वरना हम इसको करने जा रहे हैं सोल्व। बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बात है कि लेकिन जब आप अपने खुद से करेंगे तो आपको एक दिली तौर पर तसल्ली मिलेगी, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी, और आपका और काम करने का क्या करेगा, दिल करेगा, और आपको इसी तरह से कॉन्सेप्ट्स के साथ, चैलेंजेस के साथ फेस करना, उनको आराम के साथ सोल्व करना क्या आ जाएगा, ट्रेंड हो जाएंगे, आपको सोल्व करना आ जाएगा। तो चलिए आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब हम इसको करते हैं सोल्व। तो टाउ का फार्मूला T इक्वल टू एफ इंटू एल, एफ 150 न्यूटन मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर को मीटर्स में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो बेटा ये आ रहा है 0.1 मीटर, और यहाँ पे पुट कर देंगे 0.1 मीटर, और जब इनको कर देंगे मल्टीप्लाई तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो बेटा हमारी कितनी टॉर्क पैदा होगी, हमारी टॉर्क पैदा होगी 15 न्यूटन मीटर। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है लेकिन दिमाग है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे। ये देखें, ये देखें, तो इसकी वैल्यू फोर्स की 150 न्यूटन, टाउ इक्वल टू 150 न्यूटन जरा 100/100, ठीक है बेटा, यानी 100 को से साथ हमने डिवाइड कर दिया ना मीटर में लेके जाने के लिए, तो यहाँ पे मीटर लग गया, यहाँ पे इसके साथ न्यूटन। अब ये देखें, ये 0 से ये 0 मर गया, ये 0 से ये 0, ये 1 से ये 1, तो सिर्फ 15 न्यूटन मीटर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया टाउ, ठीक है बेटा। अब इसी का दूसरा पार्ट है मिनी एक्सरसाइज का, तो हम करेंगे वो वाला सोल्व। तो बेटा मिनी एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ मच फोर्स शुड बी सफिशिएंट टू लूजन इट विद 6 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पाइनर। यानी अब हमने क्या कर दिया, अपना स्पाइनर क्या कर दिया बेटा, छोटा कर दिया। ये देखें,
पहला हमारे पास कितना 10 सेंटीमीटर, हमने इसको कर दिया शॉर्ट, कितना कर दिया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब हमने इसको बेटा करना है लूज, तो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, फोर्स कितनी फोर्स लगेगी, हाँ नीचे की तरफ। तो ये वाली फोर्स हमने फाइंड करनी है, और हमारे पास टार्क कितनी है, इस दफ़ा टाउ की वैल्यू हमें दे दिया वही 15 न्यूटन मीटर, और इस दफ़ा हमने फोर्स फाइंड करनी है बेटा। तो बेटा खुद से करेंगे सोल्व इसको। अगर ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसका भी सोल्यूशन करेंगे, लेकिन फिलहाल ये एज अ होमवर्क आपके पास मौजूद रहेगा। आई होप आप इसको सोल्व करके इसका जवाब कैसे में डालेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी अपना टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।